नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने मैथमेटिक प्रश्नोत्तरी की क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हर टाइप्स और हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। दोस्तों, ये क्लास एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसके अंदर हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 36 तथा इनका अंतर 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। जब आपको अंतर और योगफल दे रखा होता है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। दो संख्याओं का योगफल 36 है और उसका अंतर कितना? 24 है। तो बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं का योग बट्टा 2। तो 36 और 24 कितना हो जाएगा? 30 और 20 50, 50 और 10 60 बट्टा 2। 2 का भाग 60 में कितनी बार? 30 बार। तो आपके सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 30। क्या आ जाएगी? 30। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर इसमें आपसे वो अगर छोटी संख्या पूछ लेता, क्या पूछ लेता? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाती? इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का, दोनों का अंतर 36 माइनस 24 बट्टा 2। 36 में से 24 गया, 24 और 6 30, 30 और 6 36, यानी कि 12 बट्टा 2। कितना बच जाता? 12 बट्टा 2। 2 का भाग 12 में कितनी बार? 6 बार। तो अगर आपसे वो सबसे छोटी संख्या पूछ लेता तो कितनी आती? 6। और वो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। जी सर, ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4a बराबर 5b, 3b बराबर 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर दें। देखिए क्या कह रहा है। 4a बराबर 5b, 4a बराबर 5b, और फिर कह रहा है 3b बराबर 2c। अब वो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो सबसे पहले a बट्टा b बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये 4 गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में 4। यहाँ से क्या हो जाएगा? b बट्टा c बराबर क्या हो जाएगा? 2। ये 3 गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 बट्टा 3। ठीक है, तो अब यहाँ से अनुपात क्या होगा? a अनुपात b, यानी a बट्टा b क्या होता है? a अनुपात b कितना है? 5 अनुपात 4। और b अनुपात c कितना है? 2 अनुपात 3। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए a अनुपात b कितना? 5 अनुपात 4। और b अनुपात c कितना? तो b के नीचे b की वैल्यू 2 अनुपात 3। a अनुपात b 5 अनुपात 4, b अनुपात c 2 अनुपात 3। अब यहाँ क्या करते हैं? जिसके आगे खाली जगह है उस संख्या को उतना बढ़ा दें। 4 के आगे खाली जगह, तो 4 को आगे बढ़ा दिया,
2 के आगे जगह खाली, 2 को आगे बढ़ा दिया। अब क्या करना है, गुणा कर देना है। 5 × 2 10, 4 × 2 8, 4 × 3 12। क्या अनुपात आया, 10:8:12। अब अगर संख्या कट रही है तो इस संख्या को काट दे। जी सर 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12। क्या अनुपात आ गया, 5:4:6। तो आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4a = 5b, 3b = 2c। तो a बट्टा b कितना हो गया, 5/4। b बट्टा c कितना हो गया, 2/3। क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c। तो सबसे पहले यहाँ से a अनुपात b कितना हो जाएगा, a अनुपात b, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। तो a अनुपात b कितना, 5:4। फिर यहाँ से देखिए b अनुपात c कितना हो जाएगा, b अनुपात c हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो b के नीचे b की वैल्यू 2:3, b अनुपात c कितना, 2:3। अब जो जगह खाली है उस जगह को भर दीजिए। 4 को आगे बढ़ाया 4, 2 के आगे जगह खाली है, 2 को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब ऊपर नीचे गुणा करें। 5 × 2 10, 4 × 2 8, 4 × 3 12। क्या अनुपात आया, 10:8:12। अब अगर संख्या कट रही है तो उसे काट दीजिए। 10:8:12। 2 से कट रही है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12। तो अनुपात क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5:4:6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर करना, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 तथा 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए, आप मुझे बताइए a b का मध्यानुपात क्या होता है। कोई बता सकता है a और b का मध्यानुपात क्या होता है। जी सर, a और b का मध्यानुपात √a × b क्या होता है, √a × b। अब a × b ऐसी संख्या आएगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 9 और 16 का मध्यानुपात, किसका, 9 और 16 का। तो क्या हो जाएगा, √9 × 16। 9 × 16 कितना हो जाएगा, √144। कितना हो जाएगा, 144। अब 144 का वर्गमूल क्या होगा, जी सर 12। क्या होगा, 12। तो 9 और 16 का मध्यानुपात कितना हो जाएगा, 12। आपका आंसर डी है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले। क्या कह रहा है कि 9 और 16 का मध्यानुपात क्या होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि a और b का मध्यानुपात क्या होता है, √a × b। तो 9 और 16 का क्या हो जाएगा, 9 × 16, ऊपर रूट लगा दिया। 9 × 16 कितना, 144। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बैंक में ₹1.50 और 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ₹1
50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? 11:7। अब ये तो आपको राशि दे रखी है कि 1 रुपये के 13 रुपये, 50 पैसों के 11 रुपये, 25 पैसों के 7 रुपये, और वो कह रहा है कि कुल सिक्के कितने? 378। कितने सिक्के? 378। वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपये के, यहाँ पर आप लिख दीजिए सिक्के। क्या? ये तो हो गए सिक्के, ये हो गई राशि। क्या हो गई? राशि। तो 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के? 13 सिक्के। अब 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? जी सर, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में कितने हो जाएंगे? 11 × 2 22 सिक्के। 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के? 28 सिक्के, क्योंकि 7 × 4 कितना? 28। तो देखिए आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात आ गया 13:22:28। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ कुल कितने सिक्के हुए? 13 और 22 कितना? 35। 35 और 28 कितना? 8 5 13 कितना? 63। कितना हो जाएगा? 63। 3 2 5, 5 और 8 13, हासिल की 1, 2 2 4, 4 और 5, 5 और 1 6। तो कुल सिक्के कितने हो गए? 63। क्वेश्चन में कह रहा है सिक्के कितने? 378। तो देखिए 63 यूनिट किसके बराबर? 378 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 378/63। ठीक है, अब 63 का भाग 378 में कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। ठीक है, अब 1 यूनिट 6 के बराबर है। वो पूछ रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना? 22। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 22 × 63, सॉरी 6। 22 × 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 हासिल की 13। कितने हो जाएंगे? 132। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 132। तो आपका आंसर बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 13:11:7 है, और वो कह रहा है कि कुल सिक्के कितने? 378। तो वो पूछ रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये जो राशि दे रखी है वो अनुपात में दे रखी है। 1 रुपये के 13 रुपये, 50 पैसे के 11 रुपये और 25 पैसों के 7 रुपये। तो यहाँ से आप सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लो। 13 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपये के 13 रुपये में 1 रुपये के 13 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13। 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के? 22 सिक्के, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 28 सिक्के, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसों के 4 सिक्के होते हैं। कुल सिक्के कितने हो गए? कुल सिक्के आपके पास 63 सिक्के हो गए। और क्वेश्चन में कह रहा है कितने सिक्के हैं? 378। कितने सिक्के? 378। अपन कह रहे हैं कितने सिक्के? 63 सिक्के। और वो पूछ रहा है 50 पैसों के कितने सिक्के? × 22। ठीक है, 63 का भाग 378 में कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 × 22 कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132। तो 50 पैसे के कितने सिक्के? 132। अगर वह 25 पैसों के पूछता तो कितना करते? 28 × 6। 28 × 6
8 छंग 48, हासिल की 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168। और अगर 1 रुपये के सिक्के पूछता तो कितने हो जाते? 13 इंटू 6, कितना? 6 तिया 18, हासिल की 1, 6 कम 6 और 1 7। इन सिक्कों का योगफल कितना आ जाएगा? 368। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 40 लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 अंक है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए तो औसत में 5 की कमी आ जाती है, तो जाने वाले लड़कों के कुल अंक कितने थे? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 40 लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 अंक है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए तो औसत में 5 अंकों की कमी आ जाती है, तो जाने वाले लड़कों के कुल अंक कितने थे? तो देखिए, कितने कक्षा में लड़के? 40 लड़के। तो इन 40 लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो 40 लड़कों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? अंकों का योग कितना हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। औसत कितना? 60, संख्या कितनी? 40। तो 60 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 2400। कितना? 2400। अब वो कह रहा है कि 10 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए, जिससे कक्षा के औसत में 5 की कमी आ जाती है, तो पीछे कितने बचे? 30 लड़के। इन 30 लड़कों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? जो पीछे 30 बचे, औसत में 5 की कमी आ जाती है, 55 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 55 इंटू 30 10, 5 इंटू 3 15, हासिल की 1, 5 इंटू 3 15, 15 और 1 16, कितना आ गया? 1650। अब 30 लड़के बच गए, तो जो पीछे 10 लड़के गए, उन 10 लड़कों के अंकों का योग, लड़कों के अंकों का योग कितना आ जाएगा? 2400 माइनस 1650। 0 से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, पीछे कितना बच गया? 3, 13 में से 6 गया 7, तो कितना आ जाएगा? 750। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि 40 लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तथा फिर वो कह रहा है कि 10 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए, जिसके उसके औसत में 5 की कमी आ जाती है, तो ये जो 10 लड़के गए, इनके अंकों का योग कितना होगा? तो देखिए, 40 लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो 40 लड़कों के प्राप्तांकों का योग कितना हो जाएगा? औसत 60, अब लड़के कितने? 40, तो 60 इंटू 40 कितना? 2400। अब वो कह रहा है कि 10 लड़के क्लास छोड़कर चले गए, पीछे कितने बचे? 30। अब ये 30 बचे, उनके अंकों में औसत में 5 की कमी आ जाती है, तो उनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 30 लड़के, औसत में 5 की कमी, पहले 60 था, फिर 55 हो गया। 55 इंटू 30 कितना? 0, 5 तिया 15, 15 और 1 16, कितना? 1650। तो ये जो शेष 10 लड़के गए थे, उनके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 10 लड़कों के अंकों का योग क्या हो जाएगा? तो 40 लड़कों के अंकों का योग 2400 और 30 लड़कों के अंकों का योग 1650। तो शेष बचे 10 लड़कों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2400 में से 1650 गया, कितना बचा? 750। कितना? 750। अगर ये पूछ लेता कि इन 10 लड़कों के अंकों का औसत कितना हो जाता, तो औसत बराबर क्या हो जाता? औसत हो जाता
कि इनके अंकों का योग कितना 750 और लड़कों की संख्या कितनी 10। तो 10 का भाग 750 में कितनी बार 75 बार। तो अगर आपसे औसत पूछता तो 75 और अंकों का योग पूछता तो क्या हो जाएगा 750। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसप 90 तथा मसप 3 है। यदि इनमें से पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपको लसप और मसप दे रखा है और पहली संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या होता है कि लसप और मसप का गुणा हमेशा पहली और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होता है। क्या होता है, लसप इंटू मसप बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब आपको क्या दे रखा है, लसप दे रखा है 90 इंटू मसप दे रखा है आपको 3 बराबर पहली संख्या आपको 18 दे रखी है, दूसरी संख्या वो आपसे पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 90 इंटू 3 बट्टा ये 18 गुणा में था, नीचे भाग में आ गया। ठीक है, 3 का भाग 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 छंग 18। 6 का भाग 90 में कितनी बार 15 बार, 15 छक्के 90। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 15। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। देखिए क्या पूछ रहा था कि दो संख्या है जिनका लसप और मसप 90 और 3 है और पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो लसप इंटू मसप हमेशा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। लसप 90 है, मसप 3 है, पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या पूछ रहा था। ठीक है, तो देखिए 3 से कट गया कितनी बार 6 बार, 6 किससे कट गया 90 से, कितनी बार 15 बार। तो 15 बराबर क्या आ गया दूसरी संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 35% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2400 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो देखिए वो क्या करता है, एक तरफ तो वो खर्च करता है। अब वो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 15% शिक्षा पर, किस पर शिक्षा पर खर्च करता है, और 20% भोजन पर, 20% किस पर भोजन पर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 35% वो किराए पर खर्च करता है, किस पर किराए पर। तो वो कुल खर्च कितना करता है 15 और 20 कितना 35, 35 और 35 कितना 70, यानी कि वो 70% खर्च करता है। तो वो बचत कितनी करता है, जी सर 70% खर्च करता है तो बचत वो 30% करता है। कितनी करता है 30%। अपन कह रहे हैं 30% बचत करता है और क्वेश्चन में कह रहा है 2400 रुपये बचत करता है। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा 2400 बट्टा 30 बट्टा 30। 30 का भाग कितनी बार 80 बार, कितनी बार 80 बार। तो 1% 80 के बराबर, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा 100% आ जाएगा 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा 8000, कितना 8000। तो उस व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 8000। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले।
वापस समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 15% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 35% किराए पर खर्च करता है और उसकी बचत 2400 रुपये है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। तो देखिए वो खर्च क्या करता है, 15% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 35% किराए पर, तो कुल खर्च कितना करता है। जी सर 70% वो खर्च करता है, तो वो बचत कितनी करता है। जब 100 में से वो 70% खर्च कर देता है, वो 30% बचत करता है। क्वेश्चन में कह रहा है 2400 रुपये बचाता है, तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 2400 के बराबर। तो 1% किसके बराबर, 2400 बट्टा 30, 30 का भाग 2400 में 80 बार। अब हमेशा गणना 100% को मान के की जाती है, तो वो कुल मासिक आय पूछ रहा है, तो 100% किसके बराबर, 100 × 80 क्या आ जाएगा, 8000। तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 8000। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 12% लाभ पर बेचा जाता तो 510 रुपये अधिक मिलते, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए वो कह रहा है एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, मतलब वो वस्तु 100 रुपये में लेकर आया और 5% हानि पर, यानी कि उसने उसे कितने में बेचा, 95 रुपये में। कितने में बेचा, 95 रुपये में। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, यदि इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचता, तो 100 पर 12% लाभ किस पर, 112। यानी वो वस्तु 95 की बजाय 112 में बेचता, तो उसे कितने रुपए ज़्यादा मिलते, 510 रुपये। कितने, 510 रुपये ज़्यादा मिलते। तो ये 510 क्या दर्शा रहा है, अंतर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर अंतर कितना, 95 और 112 का अंतर कितना, 17 का। कितने प्रतिशत का, 17% का अंतर। तो अपन कह रहे हैं 17%, क्वेश्चन में कह रहा है 510%, 510 रुपये। तो 1% किसके बराबर, 510 बट्टा 17। कितनी बार गया, 17 × 3, 17 × 51, 0। कितनी बार, 30 बार। 1% 30 के बराबर, तो 100% किसके बराबर, 30 × 100 कितना आ जाएगा, 3000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 3000। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचता तो मुझे 510 रुपये ज़्यादा मिलते। मतलब वो वस्तु 100 रुपये में लेकर आया, 5% हानि पर बेची, यानी कि उसे 95 रुपये में बेच दी। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इस 95 की बजाय इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचता, यानी मैं इस वस्तु को 112 रुपये में बेचता, तो मुझे 510 रुपये ज़्यादा मिलते। कितने ज़्यादा मिलते, 510 रुपये। अब यहाँ पर 510 अंतर है, तो यहाँ अंतर कितना, 17 का। कितने का, 17 का। पहले 95 बाद में 112, तो अंतर यहाँ कितना, 17 का। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य × 100। 17 का भाग 510 में कितनी बार, 30 बार। 30 × 100 कितना आ गया, 3000। कितना, 3000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 3000। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा
जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है। देखिए क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ब्याज है जो मूलधन का 9/25 गुणा, यानी कि ब्याज बट्टा मूलधन, यानी कि ये कह रहा है ब्याज है जो मूलधन का 9/25 गुणा, कितना 9/25, यानी कि 9 रुपये ब्याज, मूलधन कितना 25 रुपये। अब वो कह रहा है कि दर और समय दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है। तो अपन क्या मान लेते हैं, आर। ठीक है, दर को भी आर मान लिया, समय को भी आर मान लिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। अब वो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि इसकी दर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। तो देखिए आपके पास मूलधन कितना है, 25 रुपये, समय कितना आर, दर कितनी आर बट्टा 100 बराबर आपके पास ब्याज कितना दे रखा, 9 रुपये, कितना 9। तो आर अपन को ज्ञात करना है, तो 9 इंटू 100 कितना 900 बराबर ये 25 भाग में आ गया, 900/25, आर इंटू आर कितना हो गया, आर स्क्वायर। 25 का भाग लगा दीजिए, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75, पीछे कितने बचे, 75 और 5 80, 80 और 10 90, कितना बच गया 15, 25 छक्का 150, कितना आ गया 36, यानी कि 25 का भाग 900 में कितनी बार, 36 बार, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो आपके पास दर पूछ रहा है, तो आर बराबर कितनी आ गई 6%, कितना आ गया 6%। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। एक बार इसे छाप ले, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने प्रतिशत दर पर मूलधन है वो ब्याज का 9/25 गुणा है और दर और समय संख्यात्मक रूप से समान है। तो वो क्या पूछ रहा है कि दर पूछ रहा है। तो देखिए ब्याज और मूलधन, ब्याज बट्टा मूलधन, कह रहा है कि ब्याज मूलधन का 9/25 गुणा है, यानी कि आपके पास ब्याज 9 रुपये है, मूलधन 25 रुपये है। तो देखिए आपको पता है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। तो देखिए मूलधन क्या दे रखा है 25 रुपये, ब्याज कितना 9 रुपये, 9 बराबर 25 इंटू, अब वो कह रहा है कि दर और समय दोनों संख्यात्मक रूप से समान है। मैंने कह दिया दर भी R%, समय भी R/100। ठीक है, अब देखिए 25 का भाग ये 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, R इंटू आर कितना हो गया आर स्क्वायर, और ये 4 भाग वाला इधर गुणा में चला गया, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। तो आर स्क्वायर बराबर 36 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि दर कितनी आ गई 6%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 है तथा उसका परिमाप 120 है तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त
वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू क्षेत्रफल बट्टा परिमाप। क्या होता है? जब आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप दे रखा है, तो उसका यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो ये फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 240 बट्टा परिमाप कितना है? 120। 120 का भाग 240 में कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 4। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 है और उसका परिमाप 120 है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू क्षेत्रफल बट्टा परिमाप। क्या होता है? 2 इंटू क्षेत्रफल बट्टा परिमाप। जब आपको क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 इंटू क्षेत्रफल बट्टा परिमाप। 2 इंटू क्षेत्रफल कितना? 240। परिमाप कितना? 120। 120 का भाग 240 में कितनी बार जाता है? 2 बार। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो देखिए क्या क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है? आयत का एक विकर्ण दे रखा है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है रूट L² प्लस B²। कितना दे रखा है? 17। क्या दे रखा है? 17। और आयत का क्षेत्रफल दे रखा है एक। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? यानी कि क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। कितना दे रखा है? 120। कितना दे रखा है? 120। अब वो आपसे पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? L² प्लस B² प्लस 2LB। तो देखिए L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? L² प्लस B²। यहाँ से L² प्लस B² क्या हो जाएगा? L² प्लस B² क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289। कितना हो जाएगा? 289। तो L² प्लस B² की वैल्यू कितनी? 289 प्लस 2 इंटू L इंटू बी कितना? 120। कितना? 120। सॉल्व कर लीजिए। 289 प्लस 120 इंटू 2 कितना? 240। जोड़ दीजिए। 9 और 0 कितना? 9। 8 और 4 12। 2 और 2 4। हासिल की 1 कितना? 5। तो कितना हो गया? 529। तो L प्लस बी का होल स्क्वायर 529 है। तो L प्लस बी कितना हो जाएगा? L प्लस बी हो जाएगा √529। कितना हो जाएगा? 529। तो L प्लस बी कितना आ जाएगा? 23। L प्लस बी √529 किसकी वैल्यू होती है? 23 की। तो
L प्लस बी 23 आ गया। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया? 23। 23 इंटू 2 कितना? 46। तो आयत का परिमाप कितना आ गया? 46। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप ले। देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ से रूट हटाया, इधर स्क्वायर आ गया 289। फिर कह रहा है क्षेत्रफल 120 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 120। तो देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू रख दी कितना? 289 प्लस 2 इंटू एल बी। एल इंटू बी कितना? 120। तो 2 इंटू 120। एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 289 प्लस 120 इंटू 2 कितना? 240। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया? 289 प्लस 240 कितना हो गया? 529। अब एल प्लस बी क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया। तो 529 किसका रूट होता है? 23 का। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया? 23। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना? 23। तो 23 इंटू 2 कितना आ गया? 46। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो गया? सही हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दूसरा और तरीका है, उससे भी समझ लीजिए। आपको ट्रिपलेट याद होंगे क्या? ट्रिपलेट आपने याद किए होंगे। इसको आप ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है? एक आयत है, ये क्या है? आयत है, ठीक है। इस आयत का एक विकर्ण 17 है। क्या है? विकर्ण इसका 17 है। तो ट्रिपलेट क्या कहता है? ट्रिपलेट क्या होता है? ये विकर्ण क्या है? कर्ण है। तो इसका 17 वाला ट्रिपलेट क्या है? 8, 15, 17। क्या है? 8, 15, 17। तो देखिए ये जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। बाकी दोनों वैल्यू लंब और आधार। तो देखिए लंब आधार इसका 15 है, लंब इसका 8 है। तो देखिए ट्रिपलेट से ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? आयत का परिमाप पूछ रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी? 15 प्लस चौड़ाई कितनी? 8। तो 2 कोष्टक 15 और 8 कितना? 23। 23 इंटू 2 कितना? 46। तो दोस्तों उतना करने की बजाय अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो चंद सेकंड में इसका आंसर आ जाता। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए आपने ट्रिपलेट याद किए होंगे। ट्रिपलेट कौन सा लग रहा है? 8, 15, 17। आयत का विकर्ण 17 है, यानी कि ये क्या है? कर्ण है। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कर्ण होती है। तो 17 क्या हो गया? कर्ण। बाकी वाली दोनों वैल्यू लंब और आधार। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी? 15, चौड़ाई कितनी? 8। 15 और 8 कितना हो गया? 23। 23 इंटू 2 कितना? 46। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर करने का प्रयास करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए आयत की लंबाई में 20% की
वृद्धि 20% यानी कि 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि लंबाई में वृद्धि 20% की, यानी कि पहले लंबाई 5 थी, वृद्धि की किस पर, 6 पर। और वो चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर रहा है, 10% की। तो कितना हो जाएगा, 10/100, 10 एकम 10, 10 दुने 100। तो 1/10, पहले चौड़ाई 10 थी, वृद्धि 1 की, 10 पर 1 की वृद्धि 11। तो देखिए पहले लंबाई 5 थी, वृद्धि हुई 6 पर, चौड़ाई 10 थी, वृद्धि हुई 11 पर। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 5 इंटू 10 कितना, 50। पहले ये लंबाई है और ये बाद की लंबाई हो गई, ठीक है। तो पहले बाद में लंबाई कितनी हो गई, 6, और चौड़ाई कितनी हो गई, 11। 11 इंटू 6 कितना, 66। तो वृद्धि कितनी हो रही है, 50 से 66, कितने की वृद्धि, 16 की। वृद्धि हमेशा किस पर होती है, कमी पर, बट्टा 50 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। 50 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32% की। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए क्या कह रहा था कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि 20% कितना, 1/5। लंबाई 5 थी, 1 की वृद्धि 6 पर चली गई। चौड़ाई में 10% की वृद्धि, 1/10। पहले चौड़ाई 10 थी, 1 की वृद्धि 11 पर। तो पहले लंबाई 5 और चौड़ाई 10, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 5 इंटू 10 कितना, 50। फिर लंबाई 6 हो गई, चौड़ाई 11 हो गई। तो नया क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 इंटू 11 कितना, 66। पहले क्षेत्रफल 50 था, फिर 66 हो गया, कितने की वृद्धि, 16 की वृद्धि। वृद्धि हमेशा कमी पर होती है, तो कमी कितनी, 50 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। 50 का भाग 100 में कितनी बार, 2 बार। 2 इंटू 16 कितना, 32, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 32% की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक और तरीका है, उससे भी समझा देता हूं। देखिए वो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है। लंबाई में कितने की वृद्धि, 20 की, 100 पर 20 की वृद्धि 120/100 इंटू चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर रहा है, 10% की, 100 पर 10 की वृद्धि 110/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 12 इंटू 11 कितना, 11 दूना 22, हासिल की 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, 132/100। कितने की वृद्धि हो रही है, 100 से 32 में कितने की वृद्धि, 32% की। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 32% की। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को करने में 2 सेकंड का समय लगेगा, फटाक से आप इसका आंसर दे दोगे। एक बार वापस समझ लो। लंबाई में 20 की वृद्धि 120/100, चौड़ाई में 10 की वृद्धि 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 12 इंटू 11 132/100। तो 100 से 132 कितने की वृद्धि, 32 की। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड भी आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। तो देखिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये इसका केंद्र है
और इसकी त्रिज्या कितनी 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसकी एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की जीवा कहाँ पर होती है, यहाँ पर। ये क्या हो गई, इसका केंद्र O मान लीजिए, इसकी जीवा AB और इसकी लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर, क्या है 12 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी, यानी कि यहाँ से वो दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब केंद्र से दूरी, तो ये यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये भी तो इसकी त्रिज्या ही है, ये भी तो इसकी त्रिज्या है। केंद्र से दूरी तो ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी 6, ये कितनी 6, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। और इसको मान लीजिए C, क्या मान लीजिए C। आपसे OC की लंबाई पूछ रहा है, OC क्या है लंब है, और CB क्या है आधार है, और OB क्या है कर्ण है। तो आपको पता होगा कि OC स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर, यानी कि CB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर OB स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कि CB का स्क्वायर। तो OC बराबर क्या हो जाएगा रूट OB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। तो देखिए OB कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस CB कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 100 में से 36 गया कितना 64। तो OC बराबर कितना आ जाएगा रूट 64 कितना होता है 8। तो इसकी केंद्र से जीवा पर लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार वापस देख लीजिए, क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और इस वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। सबसे पहले एक वृत्त बना दीजिए, ये क्या है वृत्त, क्या है वृत्त, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये इसका केंद्र बिंदु, त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर, केंद्र बिंदु O मान लिया। अब इसकी एक जीवा है, जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, जीवा मान ली AB जिसकी लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसकी केंद्र से जीवा पर दूरी कितनी, तो केंद्र से जीवा की दूरी अपन OC मान लेते हैं, ये दूरी वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए इस OB को आपस में मिला दीजिए, ये क्या हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज OCB, तो इसमें अगर ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो OB भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये AB है, ये OC इस AB पर क्या है लंब है, OC AB पर क्या है लंब है। तो इस AB को दो समान बराबर भागों में बांटेगा, तो AC कितना हो जाएगा 6 और CB कितना हो जाएगा 6। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 6। अब OCB त्रिभुज क्या है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है OC स्क्वायर बराबर क्या होता है OB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपसे लंब OC पूछ रहा है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो OC बराबर क्या हो जाएगा रूट OB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। रूट OB कितना है, ये रहा OB 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस CB कितना, CB ये रहा कितना 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इसकी
OC की लंबाई कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।